क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट करता या करती हूँ? वाई डू आई रिपीट द सेम मिस्टेक? मुझे एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ से? सेल्फ अवेयरनेस इज योर इनर जीपीएस। जब तक लोकेशन ही नहीं पता, डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आज के इस एपिसोड में हम अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे और अपने इनर जीपीएस को सिंपल और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एक्टिवेट करना सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगिता। और मैं हूं बर्तिका। वेलकम टू कही सुनी। तो चलिए, आज हम खुद को समझने के लिए एक स्टेप लेते हैं और अपने इनर डिजाइन को समझते हैं। तो योगिता जी, आप बताइए, आपके हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस का क्या मीनिंग है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही होता है नोइंग हु यू आर एंड वाई यू फील एंड एक्ट द वे यू डू। बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि खुद के लिए जागरूकता, कि हम क्या है और क्या कर रहे हैं। जितना हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, उतने ही बेटर डिसीजंस हम ले पाते हैं। अच्छा योगिता जी, एक और है मेरा सवाल कि सेल्फ अवेयरनेस से हमें अपने बारे में क्या क्या पता चलता है? सेल्फ अवेयरनेस से वर्तिका जी, हु मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज, कोर बिलीव्स के साथ वाई मतलब मेरे एक्शंस के पीछे ये के इमोशंस, ट्रिगर्स, नीड्स या फियर्स पता चलते हैं। ओ वाओ, मतलब रिएक्शन कम एंड रिस्पॉन्सेज ज्यादा। वेरी नाइस योगिता जी। आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन स्टोन है। और आज के इस सफर में हमारे साथ हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, डॉक्टर पंकज प्रकाश, जिन्हें हम पॉपुलरली माँ प्रियांशी के नाम से जानते हैं। शी इज़ अ जैन लाइफ कोच, फिलोसॉफिकल पैरेक्सिस काउंसलर एंड क्वांटम हीलर, जिनका काम माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ अलाइन करने पर फोकस करता है। 22+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, आर्मी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट तक उन्होंने हजारों लोगों की इनर इस आर्किटेक्चर को डिकोड करते हुए उन्हें डीपली ट्रांसफॉर्म किया है। अमेजिंग। स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या लाइफ पर्पस का कंफ्यूजन, डॉक्टर पंकज प्रियांशी हेल्प करती हैं उन लोगों को अपने रियल डिजाइन, अपने रियल पोटेंशियल और अपने रियल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में। इनका सिग्नेचर ब्रांड है ओशो मेडिटेशन, क्वांटम हीलिंग, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, एनएलपी, हिप्नोसिस, चक्रा एंड ब्रेन प्रोफाइलिंग। एक होलिस्टिक, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक मॉडल क्रिएट करता है। और उनकी विजन बहुत ही पावरफुल है, सोल्स को एम्पावर करना बाय अवेकनिंग देयर इनर इंटेलिजेंस। सो डॉक्टर पंकज, वेलकम टू कही सुनी। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सो डॉक्टर पंकज, वेलकम टू कही सुनी। Thank you, Bartika ji. Thank you, Yogita ji, just for inviting me on this beautiful platform. Thank you. तो मैम, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी और मैं सीधे सवाल पूछना शुरू करती हूँ। मेरा पहला सवाल वही है जो अभी मैंने योगिता जी से भी पूछा था, कि आपके अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयरनेस का एक सिंपल और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? सब तरफ हम देख रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा चर्चा में है। तो अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझना चाहें, एक बिगिनर भी, एक बच्चा भी आसानी से समझ सके, तो हम्म। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे हम कहते हैं सेल्फ, हम कहते हैं माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ वर्किंग देयर, माई सेल्फ रिजाइडिंग देयर। तो सेल्फ को हम सबसे पहला जो मेरी आइडेंटिटी आती है मेरे साथ, वो मेरी बॉडी की बनती है, हम्म। ट्रू। फिर मेरे थॉट्स की बनती है, फिर मैं ये हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं, मेरा नाम पंकज है, मैं टीचर हूँ, मैं मदर हूँ। फिर बॉडी की आइडेंटिटी के बाद थॉट्स की आइडेंटिटी बनती है, मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा सोचा। तो थॉट्स के साथ मेरी आइडेंटिटी बन गई, वो भी मेरे सेल्फ का हिस्सा है। फिर थॉट्स के बाद और अगर हम आगे जाते हैं तो फिर इमोशंस, भाव, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा कहा, नहीं नहीं मुझे ये लगा। लगा, तो महसूस। फीलिंग, ट्रू। तो वो वाली लेयर भी मेरी ही है। तो बॉडी भी मेरी है, थॉट्स भी मेरे हैं, इमोशंस भी मेरे हैं, पर इन तीनों लेयर्स को चलाने वाला कोई एक वाइटल फोर्स पीछे है, जिसकी एब्सेंस में हम कह देते हैं कि ये बॉडी डेड है। नाउ दिस इज नॉट पर्सन, दिस इज अ डेड बॉडी, हम कह देते हैं बॉडी है, क्योंकि वाइटल फोर्स वहां प्रेजेंट है, तो ही हार्ट चल रहा है, तो ही माइंड चल रहा है, तो ही बॉडी चल रही है।
तो ये तीनों पेरिफेरी का जो सेंटर है वो वाइटल फोर्स है। अब बॉडी दिख रही है, थॉट्स समझ में आते हैं, हमें अनसीन है पर हमें समझ में आते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हमारी सांस को, हमारे इमोशंस को देख सकते हैं, पर वो जो सेंटर है, वो जो वाइटल फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते। वो खाली विटनेस है, वो खाली वहां है, बॉडी ने कुछ किया, वो एनर्जी दे देगा, पर इन्वॉल्व नहीं है। माइंड कुछ करना चाहता है, वो एनर्जी दे देगा, बट इन्वॉल्व नहीं है। तो जिसको भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कूटस्थ होना, कि वो बस है, वो विटनेस है, वो वहां सेंटर है, हम सेंटर से हटे हुए हैं, और हम हार्ट, माइंड और बॉडी के रेलम्स में ही बस घूमते रहते हैं। और क्योंकि सेंटर से हटे हैं, अलाइंड नहीं है, इसीलिए दुख है, इरिटेशन है, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट, जैसे हम ड्राइविंग में कहते हैं ना, व्हील अलाइनमेंट। तो जब तक व्हील अलाइनमेंट नहीं है तो लाइफ में वो एक स्मूथनेस, वो एक फुलफिलमेंट आएगा ही नहीं। तो सेल्फ मतलब जो मेरा सेंटर है, जिसको, जो सिर्फ विटनेस है। बहुत ही बढ़िया आंसर मैम, बहुत डीपली अच्छे से समझ में आया। अच्छा, दूसरा सवाल यह है पंकज मैम, लोग इस कॉन्सेप्ट को ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? देखिए, ओवर कॉम्प्लिकेट, वैसे तो अपनी तरफ से तो सभी लोग इसको इजी करके समझाना चाहते हैं, पर शायद एक तो ये कारण हो सकता है कि जैसे हमारे मार्ग अलग अलग हैं, है ना, एवरीबडी इज यूनिक, और हम सबके मार्ग अलग अलग हैं। तो किसी को कर्म के माध्यम से अच्छे से समझ में आता है सेल्फ क्या है, किसी को ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, लिसनिंग से, कम्युनिकेशन से समझ में आता है, किसी को भक्ति के मार्ग से, है ना, मेल्ट होने के, डिसॉल्विंग के मार्ग से समझ में आता है। तो इसलिए कभी कभी शायद मेरा वो मार्ग नहीं है, तो मुझे वो कंसेप्ट समझना मुश्किल हो जाता है। तो पहला कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा, कि जैसे आजकल बहुत ज्यादा चीजों का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। जैसे मैं ओशो की सन्यासी हूँ, तो मतलब ओशो हमेशा कहते हैं कि इजी इज द बेस्ट। तो जो इजी है वो हमेशा बेस्ट है, और हम सरल चीजों को, हमारे ईगो बेस्ड होने के कारण हम लोग उसको बहुत कठिन करके परोसते हैं, ताकि लेने वाले को भी लगे कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा कुछ किया है। क्योंकि होता है ना, कई बार आप फ्री में किसी को दवाई देंगे तो वो खाएगा भी नहीं, वो घर जाके रख देगा। और अगर आप उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और बहुत ज्यादा उसको महिमा मंडित करते हैं कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इन सब रीजंस के कारण ये थोड़ा सा कंसेप्ट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। अदरवाइज संतों ने इसको बहुत प्रेम से और बहुत सरलता की भाषा में समझाया है। अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, संतवाणी को पढ़ें, तो वहां से हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि ये क्या है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से कनेक्टेड है पंकज मैम। जैसा कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट आंसर किया था कि लोगों को अलग अलग तरीके से चीजें समझ में आती हैं, अलग अलग मार्ग ही होते हैं, डिफरेंट मार्ग आपने बताए उन चीजों को समझने के। तो इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि हम सभी का एक इनर डिजाइन होता है, आप उस इनर डिजाइन कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, इनर डिजाइन हम सबका होता है, तभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और यूनिकनेस है हम सब में। तो अगर इसे सेल्फ अवेयरनेस वाले पर्सपेक्टिव में ही हम देखें, तो हम सबकी एक मूल प्रवृत्ति है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं इसे क्रोध बहुत आता है, कोई हम कहते हैं ये बहुत शांत है, ये बहुत हंसमुख है। तो हमारी एक बेसिक प्रकृति है। तो प्रकृति के तल पे हम सब एक से हैं, बॉडी है, पांच सेंसेस हैं, भूख लगती है, सुख दुख है, रोना हंसना है, ये यहाँ तक हम सब बराबर हैं। बट मन के तल पे, भाव के तल पे फिर धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति आ जाती है। तो प्रकृति से धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व होते हैं, एनिमल बीइंग से सोशल बीइंग में आते हैं, समाज में रहते हैं, कंडीशनिंग होती है, लर्निंग होती है, तो देन वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द सोशल बीइंग। तो वहां प्रवृत्ति हमारी होती है, और फिर धीरे धीरे हम जागृति की तरफ, अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, जहां पर हम एक ट्रू ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम जस्ट बीइंग, यानी अवेयर, ह्यूमन बीइंग से भी बीइंग में, जस्ट बीइंग इज लाइक
सेल्फ अवेयरनेस। तो वहां जाना, तो नेचुरली ये इनर डिजाइन हम सबके अंदर अलग अलग होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा मूल स्वभाव, और जिसको भगवान कृष्ण गीता में स्वधर्म कह रहे हैं। कहते हैं कि स्वधर्म करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो बेहतर है, पर धर्म किसी दूसरे के अनुसार अपने जीवन को चलाना बहुत ही भयानक है। तो वाह, बहुत ही स्वधर्म बढ़िया। जो है कि मेरी मेरी इनर डिजाइन क्या है, मैं क्या हूं, मेरे थॉट्स या मेरे टेम्परामेंट या मेरा पैटर्न, तो अगर उसकी हमें समझ आ जाए तो मेरी लाइफ और आसान हो जाती। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मैम, क्या हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वायरिंग बर्थ से ही सेट होती है? इसको हम अगर कहें तो इसका उत्तर होगा कि हाँ भी और ना भी, 50-50। क्योंकि जैसे हम जेनेटिक साइंसेस में पढ़ते हैं कि हमारे भीतर एक जेनेटिक पार्ट होता है, एक एपिजेनेटिक पार्ट होता है, इसी तरह हमारे अंदर एक टेम्परामेंट वाला जो पार्ट है, जैसे कि कोई शांत है तो वो बचपन से शांत है, उसकी प्रवृत्ति शांत है, हंसमुख है, तो हमें बचपन से पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसे ही ग्रो कर रहा है। पर कुछ कंडीशनिंग हमें परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, स्कूल से मिलती है, किताबों से मिलती है, हमारे आसपास के वातावरण से। तो वहां पर हम क्या सीखते हैं और धीरे धीरे प्रकृति से प्रवृत्ति में हम कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो वहां हमारा एपिजेनेटिक पार्ट भी काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परामेंट है, कुछ मूल प्रवृत्तियां जो हमारी मूल प्रकृति जो है वो जन्मजात होती है, पर धीरे धीरे वातावरण के साथ जो पैटर्न है वो सीखे हुए होते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण होता है, हमारा जो इनर डिजाइन है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। कुछ मेरे पास जेनेटिक है जो मैंने पेरेंट्स से लिया है, पर मेरे भीतर इतना पोटेंशियल है कि अपने वातावरण के साथ अलाइनमेंट करते हुए मैं धीरे धीरे अपने पैटर्न्स को बदल भी सकता हूँ बहुत ही या बढ़िया। ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। बदलने से ज्यादा सुंदर शब्द होगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर। करना। तो ये बहुत दोनों बढ़िया। का मिश्रण है। वेरी ब्यूटीफुल। पंकज मैम, देखिए, आपको इतना एक्सपीरियंस है, हजारों लोगों की लाइफ आपने टच की हुई है अपने नॉलेज के साथ में, पर एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से आप बताइए कि लोग अपने आप को सबसे ज्यादा किस जगह पर गलत समझ लेते हैं, मतलब उनके बिहेवियर से, उनके इमोशन से, उनके फियर्स हैं, या अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के लिए, मतलब किस जगह पे वो सबसे ज्यादा खुद को गलत समझते हैं, समझ ही नहीं पाते अपने आप को? आपके नॉलेज में तो होंगे। मुझे लगता है इसमें जो मेरे देखे, क्योंकि मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ जो अभी तक मैंने अपने गुरु से सीखा है या जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। हमारा इमोशनल जो पैटर्न है, यहाँ पर हम अपने आप को एकदम गड़बड़ पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होती है वो इमोशनल लेवल पे होती है, क्योंकि वहां पे हमारी नॉलेज भी काम नहीं करती, वहां पे हमारा लॉजिक भी काम नहीं करता। तो एब्सोल्युटली। ये इस तल पे अगर हम भावनाओं के तल पे थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस के साथ डील करना सीख जाएं, तो हम्म। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उन चीजों से, उस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आप देखो कितना, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ लोग चेन स्मोकर्स हैं या अल्कोहल लेते हैं, है ना, या किसी का सैडनेस वाला पैटर्न है, या किसी का विक्टिम बनने वाला पैटर्न है। तो आप देखो नॉलेज बहुत है, वो लोग अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग सब अपना सोसाइटी में बहुत अच्छा, पर कहीं ना कहीं जब वो अपने सेल्फ में आते हैं और इमोशंस के ट्रैप में फंसते हैं, तो फिर वो वही गलती करते हैं। नॉलेज वाइज उनको पूरा पता है कि ऐसा नहीं करना है, पर फिर वही गलती हो जाती है। ट्रू। तो मुझे लगता है इमोशंस ये रोल ज्यादा प्ले करते हैं इसमें। बहुत आई ओपनिंग मैम, बहुत आई ओपनिंग चीज़ें आपने बताई हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑडियंस जो सुन रही है। और अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछूं वो भी इसी से रिलेटेड है मैम, कि आपने जो बताया ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अवेयरनेस लाने के लिए बहुत जागरूकता हर चीज़ के लिए, इमोशंस पे, फियर्स पे रखनी पड़ती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा बैरियर क्या है सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने में? वो क्या बैरियर है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं?
देखिए योगिता जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बैरियर है ना, वो मोस्टली हमारी कंडीशनिंग है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो आप देखें कि आसपास का जो वातावरण है, हम आप छोटे से बच्चे को भी आज आप देखें, हमारे घर में भी कोई बच्चा आता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं, बड़े होके क्या बनोगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या हॉबी है। मतलब उसको कुछ करना है, कुछ प्रूव करना है। अदरवाइज वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो फिर तो मेरा इस सोसाइटी में मुझे ना प्रेम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। तो उसको हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस के ट्रैप में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अहंकार, काम, क्रोध, ये सारी चीजें, पर इससे भी बड़ा जो है कंडीशनिंग का रोल होता है। क्योंकि एक समय पे बच्चे का ईगो बनना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अपने डिसीजन ले सके, अपनी बात कह सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, तो एक रीढ़ होना, एक स्पाइन होना भी जरूरी है। हम्म। तो आप देखें कि जब एक एग होता है तो उसको इंक्यूबेट करना भी जरूरी है, और फिर हैचिंग भी जरूरी है। तो बिल्कुल। एक समय पे ईगो का बनना भी जरूरी, ईगो का टूटना भी जरूरी है। तो ईगो से भी ज्यादा, जो ईगो एक फैक्टर है, पर इससे भी बड़ा फैक्टर है कंडीशनिंग। क्योंकि कंडीशनिंग के कारण ही धीरे 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 ईगो बूस्ट होता है। कंडीशनिंग ही है कि बड़े होके कुछ करना है, अभी क्या करना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, बंगला बनाना है। तो ये सारा हमारे कंडीशनिंग का पैटर्न है, जो धीरे धीरे हमारे ईगो पे काम करता है। तो बेसिकली जो है ये बेसिक, जो हमारी कंडीशनिंग से हमारा ईगो बनता है, पर एनवायरनमेंट से ये और ज्यादा मजबूत होता है। तो बेसिक मुझे लगता है यही बैरियर है कंडीशनिंग का। और तभी आप देखें, जब हम कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है या सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाना है, तो ये प्रोसेस क्या है? मेडिटेशन ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर से कुछ ला रहे हैं, या सेल्फ सही। अवेयरनेस हम बाहर से कोई चीज ला रहे हैं। बेसिकली हम जिस अवेयरनेस के साथ पैदा हुए वो हमारे अंदर ही है, पहले से ही है। मेडिटेशन या अवेयरनेस के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, बाहर की लेयर की खाली डीकंडीशनिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो लेयर टूटेगी तो हम फिर अपने प्योर फॉर्म के पास पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जन्म से जो कंडीशनिंग समाज ने बनाई, हमें परतें देते गए देते गए देते गए, अब मेडिटेशन में हम उसी को डीकंडीशन करके वापस 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 सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो हम बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा था ना एक बार कि आप इतने साल तपस्या और घर छोड़ दिया और अब आप लौटे हैं, तो आप क्या क्या पाया? तो उन्होंने कहा, मैंने पाया तो कुछ नहीं कि बहुत कुछ बाहर से, तो वो मेरे भीतर ही जैसा वो था, मैं बस वही अपने को पाया, और हाँ, विकारों को खोया। जैसे पंकज मैम अभी आप हमें बता रहे थे कि कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हमारी इनर डिजाइन जो है वो धूमिल पड़ जाती है, खो जाती है। तो अब आप बताइए कि इस इनर डिजाइन को जानना हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे करियर और हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर देखिए, हमें अपना मूल स्वभाव, अगर अपना इनर डिजाइन हम भली भांति जानते हैं, और इसके साथ हम धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें करियर में या रिलेशनशिप में नेचुरली बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि मान लीजिए, मुझे अपनी मूल प्रवृत्ति पता है कि मान लीजिए मैं एक शांति पसंद व्यक्ति हूँ, तो या मैं अपनी बात को बहुत शांतिपूर्वक रखना पसंद करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी ये प्रवृत्ति है। तो अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, किसी से बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, मुझे पता है कि मुझे अपने विचार को या मुझे अपने पॉइंट को कैसे रखना है। तो इससे मैं कई व्यर्थ के जंजालों से बचती हूँ, कई व्यर्थ के गॉसिप से बचती हूँ, कई व्यर्थ के ट्रैप से बचती हूँ। क्योंकि मुझे अपनी मूल प्रवृत्ति पता है कि मुझे अंततः शांति पसंद वातावरण पसंद है, तो मैं उन चीजों को नकारूंगी जो मेरे भीतर की शांति को विचलित करते हैं, या ऐसे व्यक्तियों को चुनूंगी जो मेरी प्रवृत्ति के साथ मेल खाते हैं, या ऐसी परिस्थितियों को चुनूंगी जो मेरे पैटर्न के साथ मेल खाती हैं। तो एब्सोल्युटली। नेचुरली अगर मुझे इनर डिजाइन अपना पता है, तो और ये सबसे बड़ी बात कि हमारे सेल्फ ग्रोथ में बहुत सहायता करती है।
क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो आज समाज में हम सबके लिए, इंक्लूडिंग मी, हम सबका एक जो सबसे बड़ा बिंदु होता है वो है कि नॉन एक्सेप्टेंस। हम्म। हमारे लाइफ में जो दुख है, दुख आता ही क्यों है? सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हम उस घटना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे नहीं हैं तो। कि ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ क्यों, मुझे ही क्यों ऐसा। तो ये जो एक मी वाला ईगो और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है, ये बेसिकली हमें जो है ट्रैप में ले जाता है। तो अगर मुझे मेरा इनर डिजाइन पता है तो धीरे धीरे क्या होगा, मुझे पता है कि हाँ ये मेरा मूल स्वभाव है, और धीरे धीरे मेरे मूल स्वभाव के अनुसार मुझ में एक्सेप्टेंस आएगी। तो मेरा मूल स्वभाव, मेरी मूल प्रवृत्ति पता होने से मैं धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की तरफ जाती हूँ, जो कि मेरे मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, करियर को इम्पैक्ट करेगा। अगर करियर में मान लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन पसंद है, काउंसलिंग पसंद है, आपको डिस्कशन पसंद है, आप किसी को बहुत कन्विंस कर सकते हैं, पर आपको सीट दे दी जाए कि जहां पे खाली आपको सुबह से बैठ के डाटा एंट्री करनी है, तो वो काम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं अपना रियल एग्जाम्पल हूँ कि मेरे प्रवृत्ति, जब भी मुझे पता चला कि मेरी प्रवृत्तियाँ ये हैं, मेरा मूल प्रवृत्ति ये है, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम चालू किया। आई एम सो सेटिस्फाइड, वो जो चीज़ें दिखती हैं अभी। सो मैम, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हम्म। कि ये सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस से आती है, या कुछ और प्रैक्टिकल टूल्स, एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं डेली लाइफ के लिए जो हम यूज़ कर सकते हो? हाँ योगिता जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, और बहुत डीप क्वेश्चन है ये, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन या जर्नलिंग या इस तरह की चीजों से ही सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तभी जो हमारा यूथ है वो इन चीजों, रिलीजन या मेडिटेशन की तरफ उत्सुक नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर ये भ्रम होता है कि बस ये करेंगे तभी कुछ संभव है। हम्म। पर बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस जो है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, ये एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। तो मेडिटेशन या बाकी की चीजें सिर्फ एक टूल है, एक टूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत छोटे छोटे हम एग्जाम्पल लें कि एज ए बिगिनर एक नए व्यक्ति को क्या करना है या कैसे कर सकता है, तो इंस्टेंट अवेयरनेस लाने के लिए आप, हम सब ने बचपन में एक गेम खेला है। हम एक दूसरे को कहते थे स्टेच्यू या स्टॉप। कभी कभी अचानक हम आपस में एक दूसरे को कहते थे स्टॉप। तो हम्म। ये स्टॉप मेथड ओशो ने अपने मेडिटेशन कैंप्स में बहुत यूज किया है। आप नृत्य कर रहे हैं और अचानक से स्टॉप। तो जैसे ही आप स्टॉप कहते हैं, आप अपनी बॉडी के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति एकदम अवेयरनेस में आ जाते हैं। और आप नया व्यक्ति इस प्रयोग को करके देखे। आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते डेलिबरेटली स्टॉप, और देखें आप इंस्टेंट अवेयरनेस में। आप नहा रहे हैं, मग्गा पानी का डाल रहे हैं, स्टॉप। तो आप देखें, आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं गार्डन में, स्टॉप। आप कुकिंग कर रहे हैं, स्टॉप। तो बीच बीच में आप ये डेलिब्रेट पॉज लीजिए। और इसके लिए आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत सुंदर ऐप हैं, माइंडफुलनेस बेल के बहुत सुंदर ऐप्स हैं। तो आप उसको सेट कर लीजिए, हर 1 घंटे के बाद वो आपको अलार्म देगा, और आप स्टॉप होके 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए, अवेयरनेस में आइए, देन स्टार्ट योर वर्क अगेन। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने अगर जो भी हमारा बिहेवियर है, मान लो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं इस बिहेवियर के रूट को पहचानूं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि गुस्सा किसी पे था और निकल किसी और पे गया, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। तो यहाँ पर अपने बिहेवियर के रूट्स तक जाना, उनको पहचानना, ये भी आपको धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। फिर अपने इमोशंस को पिन पॉइंट करके देखना। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखें कि फीमेल्स हैं जैसे, तो वो
चाह रही हैं हस्बैंड से कि वो उनके पास बैठें या बात करें या टाइम स्पेंड करें, बट वो इसको डायरेक्टली बोलती नहीं है और वो इसको गुस्से में प्रकट करती हैं। बेसिकली वो चाह रही हैं कंपनी, कि हस्बैंड की कंपनी मिले, बट वो एक्सप्रेस हो रहा है गुस्से में। तो आप अपने इमोशन को पिन पॉइंट कीजिए कि मुझे ये इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। उस इरिटेशन की जड़ में आप देखिए कि बेसिकली दिस टाइम आई डोंट वांट टू कुक, आई डोंट वांट टू टॉक, आई जस्ट वांट टू सिट विद माय हस्बैंड एंड वांट टू चिट चैट। तो ये रूट में अगर आप जाएंगे तो इमोशन को पिन पॉइंट करके देखेंगे, उसका थोड़ा सा सर्जरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट में आपकी डिमांड कुछ और है। यू आर डिमांडिंग लव, यू आर डिमांडिंग कंपनी, यू आर डिमांडिंग एसोसिएशन, बट एक्सप्रेसिंग इन एंगर एंड इरिटेशन। तो अगर अपने इमोशंस को हम पिन पॉइंट करें, कभी भी जब भी आपको ऑफिस में या कहीं भी कोई इमोशन परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा बैठें, चिंतन मनन करें, उसको डिग आउट करें, खोजते जाएं क्यों 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 क्यों, और जब तक अंत तक आपको क्यों का आंसर ना मिल जाए, देन उस लास्ट आंसर को लेके चलिए कि ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है और ये बिहेवियर आ रहा था। ठीक। फिर इसके अलावा हम छोटी छोटी और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे एक सोशल मिररिंग होता है। कई बार वो जैसे हम किसी दूसरे को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन में चढ़ा सामान लेके और शाउट कर रहा है, लड़ रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो कई बार सोशल मिररिंग होती है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले चलती है। आप दूसरे के बिहेवियर को देख के ही जान जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, तो वहीं पर एक जाग आ जाती है, एक अवेयरनेस आ जाती है। इसके अलावा आप कभी कभी रोल रिवर्स करके देखें। हस्बैंड है तो वाइफ का रोल लेके देखे कि सारा दिन घर में कैसे संडे को कुकिंग करे, थोड़ा है ना, सारा बेड अरेंज करे, बच्चों को संभाले, और वाइफ कभी कभी बाहर निकले, सारा दिन देखे कि अच्छा कैसे कॉल्स अटेंड करना, बाहर ट्रैफिक जैम में फंसना। तो कभी कभी रोल रिवर्स करके हमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति एक एम्पथी क्रिएट होती है, और उस एम्पथी से हमें एक क्लैरिटी मिलती है। तो ये एम्पथी और क्लैरिटी दोनों कंबाइन होके हमें एक सेल्फ अवेयरनेस देते हैं कि ओके, दैट इज व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग लाइक दिस। तो इससे आपके रिलेशंस में, आपकी सोच में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप एप्स का यूज भी कर सकते हैं। बहुत सारी माइंडफुलनेस की एप्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जहां पर आप अपना जर्नलिंग कर सकते हैं। आप डेली के रूटीन में आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा लिख सकते हैं, उन पे चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। पर बेसिक बात है कि डेली लाइफ से ही अवेयरनेस आती है। जितना मर्जी आप 1 घंटा आंख बंद करके ध्यान में बैठ सकते हैं, आप आधे घंटे के लिए योगा कर सकते हैं, बट उसके बाद 24 घंटे आपको दैनिक जीवन ही जीना है। तो जो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी वो 1 घंटे के आंख बंद करने से नहीं, वहां अभ्यास होगा, वहां प्रैक्टिस है। दैट इज योर क्लास वर्क, यू आर पुटिंग योर सिंसियर एफर्ट। बट अवेयरनेस आएगी जब आप रियल लाइफ में जंप करेंगे, यहाँ पे सिचुएशन आएंगी और यहाँ पे सब आप टैकल करेंगे, तो यहाँ पे अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस डेली लाइफ में ही आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, और ये एक लाइफस्टाइल है, एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक। तो ये पल पल जीना जो है, पल पल अपने साथ जीना, अपने सेल्फ के साथ जीना, अपने सेंटर के साथ अलाइंड होके जीना इज अवेयरनेस। सिंपल। ठीक। लवली, वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने बोला पंकज मैम कि हमें अवेयरनेस के साथ में जीना चाहिए, तो जब हम अवेयर होते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेसेस भी समझ में आती हैं। जैसे आपने कहा हर एक इमोशन को डिग आउट करो, उसके बेस तक जाओ। मगर अक्सर हमने ये देखा है कि लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वीकनेसेस को समझना और उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ये नेचुरल है, क्योंकि बचपन से आप देखिए, एक बच्चे से, छोटा सा बच्चा है और उससे किचन में गिलास गिर गया, गिलास टूट गया। अब गिलास टूटा, एक छोटी सी गलती है, पर क्या हुआ, डांट पड़ी डांट पड़ गई। और उसकी तुलना की गई, उसको सबके सामने डांट दिया गया, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये जो गिल्ट है, ये जो शर्मिंदगी है, ये जो कंपैरिजन है, तुलना है, डांट है, ये इतने गहरे बैठ जाती है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में फिर डर लगने लगता है। हम उसको लॉजिक दे के छुपाने लगते हैं, हम उसको मास्क के नीचे ले आते हैं कि एक्सेप्ट किया अगर, तो फिर यही डांट, फिर यही कंपैरिजन, और फिर यही नेग्लिजेशन मिलेगा मुझे, लोग रिजेक्ट करेंगे। तो इन सब के डर से हम धीरे धीरे वो वैसी कंडीशनिंग में आ जाते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसे मैं कहूँ कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप की सिचुएशन बन जाती है, कि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा ईगो कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है ना, पहाड़ चढ़ना है, नदियां लांघनी है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे मेरी पिक्चर होनी चाहिए। तो मैं मुझे, जितनी आपकी इमेज बड़ी होती है उतनी एप्रिसिएशन मिलती है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप देखिए, 10 बार दिन में उसको, व्यक्ति को 10 बार यही सुनने को मिलता है, तू करता क्या है, तूने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, किया क्या, कुछ भी नहीं किया। तो ये कुछ भी नहीं किया तो आपके आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म देता है आपको। तो इसलिए भी धीरे धीरे लोग वीकनेस को बताने में डरते हैं, उनको डर लगता है। कुछ लोग हैं जो नहीं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर इतना प्रेशर है, वो शायद किसी और चीज में अच्छे हैं, पर इतना प्रेशर है कि पढ़ना ही है, फेल हो रहे हैं, टीचर्स की डांट सुन रहे, पेरेंट्स की डांट सुन रहे हैं, सब सोसाइटी में उनको एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ जीना कैसे है, चीजें कैसे। ट्रू ट्रू ट्रू। जब मैं कुछ हूं ही नहीं, जब मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मेरी तो हमारे समाज ने बहुत गहराई में ये हमारे ऊपर थोप दिया है। और चौथी चीज आप देखेंगे कि जब भी कोई वीकनेस है ना, मेरी कोई वीकनेस है, अगर मैंने कहीं कोई गलती की है, तो वो हमेशा या तो एक पास्ट इमोशनल बैगेज है जो कि मुझे दर्द देता है, जो कि मुझे पुराना कुछ याद दिलाता है, और मैं उसको याद करना नहीं चाहती। तो इसलिए भी मैं मोस्टली उस दर्द से बचना चाहूंगी, मैं उस दर्द को छोड़ना, मैं उसको याद ही नहीं करूंगी। और इसीलिए कई लोग जब ध्यान में, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वो कहते हैं हमसे आंख बंद नहीं होती, हम आंख बंद करके अंदर 2 मिनट बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अपना ही इतना केओस है, इतना मेस है, इतने विचार हैं कि खुद को खुद से मिलने से डर लगता है। ऐसे लगता है खुद को देखें कैसे, ये मैं हूं। और फिर हम एकदम आंख खोल के हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ध्यान व्यान मेरे बस की बात नहीं है भाई, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। इसीलिए, क्योंकि वो गाना है ना, ये तो पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। तो बस ये पहली मंजिल पे ही हम घबरा जाते हैं, हम अपने को देख नहीं पाते। पर अगर हम वहां खुद को फेस करें, इस चैलेंज को हम लें, और कि मेरे भीतर मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, एक्सेप्टेंस, अच्छा हूं ठीक, बुरा हूं ठीक, एक्सेप्टेंस। और आप देखेंगे एक्सेप्ट करते ही आधी समस्या सॉल्व हो जाती, आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं भीतर के। तो कई बार उस दर्द के साथ हम उस दर्द को फेस नहीं करना चाहते, उस चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए भी हम वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक चीज और है जिसमें मुझे लगता है आप एग्री करेंगे मेरे साथ शायद, कि वीकनेस जब भी, अगर मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है, कि हाँ वर्तिका मैं इस जगह पे कमजोर हूं, इसका मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं उस बात की। ट्रू ट्रू। बिल्कुल सही। तो हमारे समाज की कंडीशनिंग ऐसी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैंने इस कमजोरी को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी फिर इसको ठीक करने की। तो हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हम बहाने बना देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी व्यक्ति भागेगा, बचना चाहेगा, वो कभी भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा,
वो कहीं ना कहीं ईगो का फॉल्स ब्लेम गेम खेलेगा और वो अपने ईगो में डटा रहेगा, वीकनेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर जो व्यक्ति ग्रो करना चाहता है और अपना आंतरिक विकास चाहता है, वो निश्चित ही अपनी कमी को देखेगा, एक्सेप्ट करेगा और ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ कारण मुझे मेरी समझ में नजर आते हैं। बहुत बढ़िया मैम। आज के बाद ना बहुत लोगों को चीज़ें सीखने को जो मिली हैं उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो मैम, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई लिसनर बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट में, क्या आप लोग, आपकी जर्नी बहुत आगे निकल गई है, तो अगर कोई लिसनर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो उसे पता ही नहीं हो कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ अपने आप से, ये भी पता नहीं हो, तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे लगता है अगर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाह रहा है, तो जो मैंने जाना है ओशो से, तो ओशो कहते हैं सबसे पहले तो जीवन के प्रति सम्मान। आप लाख मेडिटेशन कर लो, लाख कोर्सेज कर लो, लाख आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, आप हजारों डिग्री ले आओ, पर अगर आप शिकायत में हो, अपने से खुश नहीं हो, तो आप कुछ भी, आपको किसी भी मोडालिटी का फायदा नहीं मिलेगा। आप रेकी कर लो, टैरो कर लो, आप आज समाज में इतने शोषे हैं, पर मोस्टली आप देखोगे कि खुद ही कई बार जो सिखाने वाले हो रहे हैं वो खुद ही इतने परेशान हैं। तो कितनी भी मोडालिटीज आप कर लें, पर अगर आपके भीतर अपने जीवन के प्रति सम्मान नहीं है कि ये जीवन मुझे उपहार में मिला है और मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मैं बिल्कुल अपने आप में मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, पर हाँ, बीज जैसे होता है ना, एक पेड़ का बीज होता है तो आप उसको जमीन में बोते हैं तो बीज की एक संभावना है, और जो कहते हैं बीज किसी दिन वृक्ष बनेगा। ऐसे ही हम सब मनुष्यों के भीतर भी एक संभावना है। बुद्ध भी हमारे ही बीच में से हुए, नानक भी हमारे बीच से हुए, कबीर हुए, दादू हुए, पलटू हुए, मीरा हुई। तो हम क्यों ना वैसी संभावना अपना लक्ष्य रखें कि मुझे वहां तक उठना है, मुझे मनुष्यता का जो अंतिम जो पीक है, जो बिल्कुल उसकी पीक है, वहां तक मुझे विकसित होना है। तो बीज की हम सब के अंदर भी एक संकल्प का बीज है, और उस संकल्प के बीज को हम अपनी अवेयरनेस के साथ, हम अपनी समझ के साथ वहां तक विकसित कर सकते हैं। और इसमें निश्चित ही आपके मेंटोर्स होते हैं, आपके गुरु होते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। मेरी जर्नी में ओशो ने बहुत मदद की, उनकी किताबों ने, उनके डिस्कोर्सेज ने बहुत मदद की। तो नेचुरली एक बिगिनर के लिए सबसे पहला पॉइंट है अपने प्रति सम्मान, अपने जीवन के प्रति सम्मान, और उसके बाद फिर आप भीतर ध्यान और बाहर प्रेम, इस चीज को धीरे धीरे साधना शुरू करें, है ना। तो ओशो कहते हैं कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे शब्दों की जरूरत है, भाषा की जरूरत है। तो दूसरे से कनेक्ट होना है तो भाषा चाहिए, अपने से कनेक्ट होना है तो मौन चाहिए। तो ये चीज हमें धीरे धीरे सीखनी होगी कि पहले तो जीवन के प्रति सम्मान रखें और फिर अपने साथ हम भीतर डूबें, ध्यान की गहराई में जाएं, अपने को समझें, सेल्फ अलाइनमेंट करें, भीतर खूब खूब जागृति आए, और बाहर जब हम संसार के साथ हो तो बाहर फिर भीतर अगर खुशबू है ना, भीतर अगर खिलावट है तो अपने आप बाहर फैलेगी, ओवरफ्लो होगी। तो जब कोई फूल खिलता है तो फिर वो बस उसकी सुगंध जाएगी। तो जितना जितना आप भीतर डूबेंगे, भीतर खिलेंगे, सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप अपने सेंटर पे अलाइंड होंगे, उतना उतना बाहर प्रेम बटेगा, अपने आप से बहेगा। तो ये ओशो से मैंने सीखा है कि जीवन के प्रति सम्मान, ध्यान और प्रेम, तो एक नए व्यक्ति को यहाँ से शुरू करना चाहिए, और आगे फिर बहुत सी चीजें हैं जो मदद करती हैं। मतलब ये सेशन ऐसा चल रहा है ना कि लग रहा है कि ये खत्म ही ना हो सेशंस, इतना नॉलेज मुझे इन सेशंस में मिल रहा है एक्चुअली, सच बताऊं तो। पर अब मैं अगले सवाल पर आती हूँ।
जैसे अभी आपने अपनी जर्नी का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ओशो का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन की इस यात्रा में। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी इनर वायरिंग को कैसे डिस्कवर किया? क्या कोई टर्निंग पॉइंट था, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपने डिस्कवर किया कि नहीं, मुझे ओशो से कनेक्ट होना है? अब इतनी आपने उनकी बुक्स भी ट्रांसलेट की हैं, टीचिंग भी की है, और अब लोगों को भी सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आप जागरूक कर रही हैं, तो आपने अपने आप को कैसे डिस्कवर किया? हाँ, मेरी जर्नी में जो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा ये था कि जैसे हम सभी फीमेल हैं तो हमें पता है कि जैसे मेरी मैरिज हुई जम्मू में, तो 96 की बात बता रही हूँ। उस समय में 90s में तो जैसे शादी के बाद नेचुरली पूरे समाज में घर वालों को सबको होता है कि हाँ अब शादी हो गई है तो नेक्स्ट अब भाई बेबी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ऐसे। तो काफी समय तक हमारा 2 3 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो हालांकि हमने डॉक्टर्स को दिखाया, मेरे मदर के साइड से, इधर इन लॉज के साइड से सभी लोग, मतलब जैसे एक मुहिम जैसी उस समय में 90s में ये बहुत अहम मुद्दा होता था कि भाई बच्चा चाहिए, फैमिली आगे बढ़ानी है, ऐसा। तो ये इशू बहुत ज्यादा मुझे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता था, क्योंकि मुझे पहले वही जैसे हम समाज की कंडीशनिंग के साथ आए थे तो बार बार यही एक पीड़ा आती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, वाई मी, क्यों इतने लोग हैं, सबका नॉर्मल, सब अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और कई बार समाज में आपको उस समय में इन चीजों को बहुत ज्यादा कल्चरल लेवल पे भी बहुत ज्यादा माना जाता था, तो घर में भी कई जगह पर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते थे और बहुत बार मन में पीड़ा होती थी। बहुत जगह पे आपको मतलब पीछे रहना है या कुछ ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना है, तो बहुत जगह ये वाली पीड़ा मन को सताती थी और हमेशा मेरे अंदर एक शिकायत रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे जब मुझे इन चीजों की समझ आई, मुझे ओशो के छोटे ब्रदर हैं, शैलेंद्र सरस्वती का नाम है, वो मेरे जीवंत गुरु हैं। तो जब मैं उनसे जुड़ी, फिर उनसे ध्यान सीखा, बैठना सीखा, जब उनसे जीवन के बारे में चीजें सीखी, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जीवन, जो जैसा जीवन मुझे मिला है, इसका भी एक्सेप्टेंस। तो शायद अगर मेरे मान लीजिए 1 बच्चा 2 बच्चा होता तो मैं उनमें ही बंद के रह जाती और शायद स्वार्थ से बस उन 2 बच्चों को देख पाती। पर शायद आज मैं 2000 बच्चों को देख पाती हूँ, आज मैं हर बच्चे के लिए उसी भाव से काम कर पाती हूँ। तो मैं पीड़ा में रह के, दुख में रह के, संताप में, शिकायत में की तरफ भी अपने जीवन को ले जा सकती थी। एक वो भी मोड़ था कि मैं रोती रहती कि नहीं, बच्चे नहीं हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा। जनरली सब लोग यही कहते हैं कि अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो अगर एक रास्ता वो था कि मैं हमेशा रोती रहती, कुढ़ती रहती और अपने आप को धीरे धीरे दलदल में डाल देती, स्ट्रेस में जाती, बीमारियां लगती। पर ओशो की वजह से मुझे एक जीवन का चुनाव करने का जो मौका मिला कि नहीं, मुझे जीवन को किस दिशा में मोड़ना है, तो मैंने फिर धीरे धीरे जीवन को, एक जीवन के प्रति सम्मान जो था वो मेरी भी सबसे पहली सीख वही थी कि जैसा है, जो है, दिस इज इट। और उसके बाद फिर जो एक्सेप्टेंस आई, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर मैंने जो ध्यान से धीरे धीरे अंदर भीतर गए, कई चीजों का पता चला और अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड जो मैंने एक सेक्टर पकड़ा, फिर धीरे धीरे मतलब मुझे पीछे लौट कर देखना नहीं पड़ा। और ऑलमोस्ट मतलब नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में मैंने कैंप्स लिए और आज भी चिल्ड्रन कैंप्स लेती हूँ, एजुकेशनल कैंप्स लेती हूँ। कई बच्चे जुड़ते हैं, आज तक भी मतलब बच्चों के फोन आते हैं जब भी उनकी कुछ अचीवमेंट होती है। तो अब आज मुझे समझ में आता है कि जीवन ने शायद 2 बच्चे इसलिए ही नहीं दिए हैं मुझे क्योंकि मुझे शायद बहुतों को देखना था। तो इस भाव से शायद ये मेरे को, वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो शायद ये मेरा सेल्फ के लिए, ग्रोथ के लिए ऐसा ख्याल भी हो सकता है। पर मुझे इसने बहुत मदद की मेरी ग्रोथ में।
तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ से मैंने अपने डिजाइन को देखा कि दो रास्ते हैं और मेरी प्रवृत्ति क्या है। जैसे मैं टीचर थी तो मुझे लगा कि मैं टीचिंग में ही और लोगों को और बच्चों के जिंदगियों को, आज भी मुझे यही भाव होता है कि जो आजकल यूथ है नशे की तरफ जा रहा है, मेरे अपने घर के बच्चे हैं, बाकी रिश्तेदारों के बच्चे हैं, तो बस एक ये भाव होता है कि सबको एक अच्छी दिशा दे पाएं, सबको एक अच्छा जीवन दे पाएं। तो बस ये भाव है और ये एक टर्निंग पॉइंट रहा जहां से, और इस टर्निंग पॉइंट से मेरी टीचिंग में भी बहुत फर्क आया। क्योंकि जब मेरे सामने वो क्लास में 60 बच्चे बैठे होते थे तो मुझे हमेशा यही लगता था कि ये बस इन बच्चों के आगे, इनको मैं इस क्लास या इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मुझे लगता था इनको मैं बीएड पास करने के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, इनको मैं जीवन की शिक्षा दे रही हूँ। तो कई बच्चे हैं जो आज भी जुड़े हैं और वो याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुतों के दिलों में हूँ, और बस वही मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। अगर कोई मेरा एक शब्द सुन के भी किसी का जीवन परिवर्तित होता है तो मेरे लिए जीवन सार्थक हुआ। तो मुझे लगता है माँ बनना और माँ होना दोनों में, मतलब मुझे लगता है अंतर है। तो ओशो ने सही अर्थों में माँ के मायने समझाए तो जीवन सुंदर हुआ। तो यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगर आप सिर्फ दो बच्चों की माँ होते तो शायद माँ प्रियांशी ना होते, राइट? ये इम्पोर्टेंट था, माँ प्रियांशी बनना। सो मैम, लास्ट, मन नहीं कर रहा है कि हम इस सेशन को खत्म करें, बट एक लास्ट क्वेश्चन, एक लाइन में सिर्फ बताना है कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों सब लाइफ की सबसे बड़ी सुपर पावर है? Because self-awareness help you to grow from animal being to social being, and social being to human being, and human being to just being. लवली लवली लवली, बहुत ही बढ़िया ये सेशन रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी वो एक जो बात है ना, जीवन जैसा है मेरा है, मुझे बिंगो टेढ़े मेढ़े का वो की लाइन याद आ गई, टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जैसी है मेरी है, और इसे खूबसूरत बनाना है या इसके लिए रोते रहना है, ये मेरे ही हाथ में है ना? थैंक यू सो मच फॉर दिस पावरफुल रिमाइंडर। सो डियर ऑडियंस, awareness opens your eyes, acceptance opens your heart, and actions move your lives forward. So awareness से real growth start होती है आपके अंदर से. It could be slow, but it will transform you deeply. So now audience, close your eyes, एक मोमेंट याद करो, आज का कॉन्फ्लिक्ट, फियर या प्राउड मोमेंट अकॉर्डिंगली। तो मुझे वहाँ क्या चाहिए था उस मोमेंट में, कौन सा बिलीफ मुझे चला रहा था? एवरी आंसर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर सेल्फ। True. So do that. So जब हम खुद को समझ लेते हैं और दुनिया को इम्प्रेस करना या उनके पैरामीटर्स को फॉलो करना जरूरी नहीं रह जाता। योर लाइफ बिकम्स योर ओन डिजाइन, यू डोंट रिएक्ट टू अदर्स। तो आज से स्टार्ट नोटिसिंग, स्टार्ट जर्नलिंग एंड स्टार्ट मीटिंग यू डेली। कमेंट कीजिए अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ, और अगर आप उनकी सेल्फ अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये वीडियो तो शेयर करना बनता है। बिल्कुल, क्योंकि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। So see you in next episode of Kahi Suni. Thank you for watching.